जगदीश जी, स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार शिवराज सिंह चौहान यात्रा में शामिल नहीं थे। हर चुनाव में शिवराज सिंह चौहान होते हैं और हजारों की संख्या में भीड़ होती है। 5 स्थानों से यात्रा प्रारंभ की उन्होंने। मनासा विधानसभा की रावलीपुरी गांव में यात्रा पे पथराव हुआ था, उस यात्रा में आप भी शामिल थे। फॉरेस्ट की जो जमीन, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ वो षड्यंत्र पूर्वक करवाया गया। जन आक्रोश यात्रा का स्वागत उसी जगह हुआ है। लेकिन कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है, तो किस बात का आक्रोश? 15 महीने में वचन पत्र पूरा किया नहीं, काम उन्होंने कुछ किया नहीं। अब कर्ज भी तो प्रदेश में बहुत बड़ा है और कांग्रेस अक्सर ये बात उठाती भी आई है कि कर्ज प्रदेश का 20 साल में कहां से कहां पहुंच गया। और वहाँ FRBM का नियम बना हुआ है, एक लिमिट होती है। समय के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। अब सवाल एक ये भी है कि जमीन पे रोजगार नहीं है। तो ये सारा प्रबंध ऐसा नहीं है कि रोजगार की चिंता में 1000 रुपये नकद देने की बात मुख्यमंत्री ने कही, उसके बाद कमलनाथ ने कही हम 1500 देंगे। कांग्रेस कह रही है चुनाव की दृष्टि से नहीं है। उन्होंने जब गैस की टंकी का 450 का बोला तो मुख्यमंत्री ने टंकी सस्ती कर दी। संवेदना होती है बहनों के प्रति कि भाई ये विचार करो कि एक तरह से देख रहे हैं आप, खाली योजनाओं को लालीपाप नहीं हो रहा है कि जनता को सीधा लाभ पहुंचा दे और चुनाव इसको चुनाव की दृष्टि से जो कांग्रेस कह रही है चुनाव की दृष्टि से नहीं है। तुम्हारे राहुल गांधी आकर के बोल के गए थे, तब भी तुमने नहीं किए। मुख्यमंत्री बदलने की बात करी थी, तुमने नहीं बदला उस समय। तो इसलिए जो वचन पत्र पूरा नहीं करने के कारण कांग्रेस के ये सब नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथ में कांग्रेस के तमाम नेता छोड़ करके आए थे। चर्चा ये भी चल रही है राजनीतिक हलकों में कि इस बार 50% विधायकों के टिकट काट दी जाए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा बड़ा उद्योग आए। अक्सर बीजेपी हर चुनाव में 200 पार का नारा देती है। इस बार अब समय समय की बात होती है, लेकिन अभी तो हम 150 सीट जीतेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 अब शुरू होने को है। अक्टूबर के महीने में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता जगदीश देवड़ा जी। जगदीश जी, स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जगदीश जी, हर चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलती है जनता का आशीर्वाद देने के लिए। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा नीमच से निकली, नीमच से निकल के मंदसौर और मंदसौर से निकल के फिर आपने भी काफी लंबे समय इस यात्रा में लोगों का माहौल देखा। क्या लग रहा है आपको, क्या जनता आपको इस बार आशीर्वाद देगी? राजनीतिक दृष्टि से सभी दल अपने अपने कार्यक्रम बनाते हैं और उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करती है। और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता यह है कि नेटवर्क नीचे से रहता है, बूथ स्तर से मजबूती रहती है। और जन आशीर्वाद यात्रा के पीछे इसका तात्पर्य यह है कि जो केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने जितने जनता के बीच में जाकर के विकास के काम किए, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, उन सबको जाकर के जनता के बीच में बताना, उसके बारे में चर्चा करना और आशीर्वाद प्राप्त करना कि भाई आपने हमको बिठाया, आपने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने अच्छे तरीके से हमने किया है, तो आशीर्वाद दीजिए, आप पार्टी को आशीर्वाद दीजिए ताकि फिर दोबारा बैठ करके काम करें। इस बार शिवराज सिंह चौहान यात्रा में शामिल नहीं थे। हर चुनाव में शिवराज सिंह चौहान होते हैं और हजारों की संख्या में भीड़ होती है। तो आपको लगता है कि अब पार्टी की रूपरेखा बनी, योजना बनी, उस हिसाब से उनने 5 स्थानों से यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने एक यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उस स्थान से बड़ा महत्व है, वहाँ का जुड़ाव है, वहाँ का उस स्थान का, इसलिए यात्रा का प्रारंभ 3 सितंबर को वहाँ से हुआ और नीमच से हुआ, खंडवा से हुआ, ऐसा करके 5 स्थानों से यात्रा का प्रारंभ हुआ ताकि प्रदेश भर के अन्य नेता भी उस यात्रा का नेतृत्व करें, केंद्रीय मंत्री आकर के नेतृत्व करें, व्यापक स्वरूप हो। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जन आशीर्वाद यात्रा कर ही रहे, रोड शो हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जगह जगह। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मनासा विधानसभा की रावलीपुरी गांव में यात्रा पे पथराव हुआ था, उस यात्रा में आप भी शामिल थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तविक परिदृश्य क्या रहा था उस समय का वहाँ पर? अब वहाँ पर जो लोकल जो किसान हैं आसपास के और रावलीपुरी के, वहाँ पर गोचर की प्रॉब्लम उनकी है कि फॉरेस्ट की जो ज़मीन है उसको कवर किया है, जो अभी वन्य प्राणियों को आने का जो है उसकी दृष्टि से उन्होंने वहाँ पर कवर किया। तो उनको इस बात की थोड़ी तकलीफ़ है कि भाई हमारा ये गोचर
की भूमि अगर ये हो जाएगी तो फिर हम गायों को, जानवरों को कहाँ ले जाएंगे। इस बात को लेकर के शायद मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों में आपस में वहाँ पर बैठ कर के विचार विमर्श भी हुआ, कुछ समाधान भी हुआ, पर इतना एकदम से कहीं वहाँ आक्रोश होगा यह कल्पना नहीं थी। और मुझे लगता है कि उसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक दृष्टि से अन्य दल के लोगों ने भी, चाहे कांग्रेस के हों, क्योंकि वहाँ पर जब मैं भी उस यात्रा में निकला था तो जय कमलनाथ के नारे लगाए जा रहे थे वहाँ पर। और बात हो सकती थी, प्रजातंत्र है, अगर कोई कठिनाई है, तकलीफ है, तो इस प्रकार का करवाने के बजाय कहीं 5 लोगों को नीचे हम उतर करके बात करते, सब लोगों का समाधान होता। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ वो षड्यंत्र पूर्वक करवाया गया। आप सरकार में हैं, क्या इस विषय को लेकर कुछ बात हुई है? बिल्कुल करेंगे, मेरे संज्ञान में भी विषय आया है, तो प्रदेश स्तर पर विभाग से भी, फॉरेस्ट विभाग से भी बात करेंगे और ऊपर वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में भी इस विषय को डालेंगे। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा लेकर के निकली है और जन आक्रोश यात्रा का स्वागत उसी जगह हुआ है जहाँ पर ये वन विभाग की जमीन है, जो रावली कोड़ी गांव है, वहीं पर उसका स्वागत हो। इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जन आक्रोश यात्रा किस संदर्भ में निकाल रहे हैं, क्या विषय क्या है जन आक्रोश का। हम तो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि हमने काम किए, जनता के बीच में जाकर के काम किए, खजाने का पैसा हमने खर्च किया, उसका हिसाब किताब बता रहे हैं कि भाई ये हमने खर्च किया, ये डेवलपमेंट किया, ये सड़कें बनाई, ये तालाब बनाए, ये स्टॉप डैम बनाए, सिंचाई योजनाएं लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल लाए, मिडिल स्कूल लाए, इस प्रकार का हमने डेवलपमेंट किया। तो हम तो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि भाई आपने हमको बिठाया, हमने ये सब काम किए, इतनी योजनाएं बनाई, आप आशीर्वाद दीजिए। लेकिन कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है, तो किस बात का आक्रोश? एक तो वो खुद सरकार में बैठे थे 15 महीने, कमलनाथ जी 15 महीने में वचन पत्र पूरा किया नहीं, काम उन्होंने कुछ किया नहीं, कर्जे माफ किए नहीं, बेरोजगारों को भत्ता दिया नहीं, महिलाओं के समूह माफ किए नहीं, और कोई डेवलपमेंट किया नहीं, जन कल्याणकारी योजनाएं। और शिवराज सिंह जी चौहान ने जो योजनाएं बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन योजनाओं को बंद करने का काम किया। संबल योजना बंद करी, मुख्यमंत्री कन्यादान बंद करी, जो 5,000 रुपये गरीब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती थी और 5,000 रुपये लिए अंत्येष्टि के मिलते थे सरपंच के माध्यम से, वो बंद किए। तो इनने तो उनको बंद किया। तो मुझे ये लग रहा है कि आक्रोश कहीं इस बात का तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सड़कें क्यों बना दी, मेडिकल कॉलेज क्यों लिया है, सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध क्यों कर दिया, खेतों में गांधी सागर से पानी उठा करके लिया है। मैं सराहना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की और धन्यवाद दूंगा, जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, कि आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया कि गांधी सागर पास में भरा है, उसके पानी का उपयोग किसानों के खेतों में जाकर के हो, उसका कृषि बढ़े हमारी, कभी नहीं किया। विकास के साथ साथ मंत्री जी कर्ज भी तो प्रदेश में बहुत बड़ा है और कांग्रेस अक्सर ये बात उठाती भी आई है कि कर्ज प्रदेश का 20 साल में कहां से कहां पहुंच गया, और वो भी पेश। हाँ, कांग्रेस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा में भी हमेशा कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं रहता है, क्योंकि कहने को कुछ है नहीं, ना तो हाउस में बताने के लिए कुछ है, ना जनता के बीच में बताने के लिए कुछ है। तो यही कहते हैं कि सरकार के माथे पर कर्जा है। हर सरकार हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में हर सरकार कर्जा लेती है, नियम प्रक्रिया से लेती है, भारत सरकार की परमिशन से लेती है, FRBM का नियम बना हुआ है, एक लिमिट होती है, कर्जा समय पर चुकाना, ब्याज चुकाना। और कर्जा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्जा लिया है, तो कर्जा लेकर के अच्छी सड़कें बनाई, तालाब बनाए, स्टॉप डैम बनाए, सिंचाई योजनाएं लाए, कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंगें बनाई, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल, CM राइज स्कूल 34 करोड़ के बनाए, जिसमें गरीबों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, बसें उनको लाएगी गांव से, उनको वापस छोड़ेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। जो प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे दिल्ली कॉलेज हो, चाहे वो ऐसे नेशनल स्कूल हो, ऐसे जो जिसमें संपन्न लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन गरीबों के बच्चों की ताकत नहीं है कि वो ऐसे अच्छे स्कूलों में जाकर के एडमिशन ले, क्योंकि फीस बहुत होती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये प्रयास किया कि गरीब बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए।
तो सराहना की जाना चाहिए, तो तारीफ होना चाहिए। अब कर्जा लिया तो इनके लिए लिया और वो भी समय पर दे रहे हैं, कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ मध्य प्रदेश सरकार का। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने वास्तव में इसमें मध्य प्रदेश में कायाकल्प कर दिया। ऐसा ही दिल्ली की सरकार कर रही। अब मैं 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं, आपके सामने आपका विषय होगा मैं बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कितना उनका सोच कि दिल्ली में बैठ करके कि भाई पूरे हिंदुस्तान की चिंता करना चाहिए। क्या पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलना चाहिए हिंदुस्तान की जनता को, हर परिवार को? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आज तक नहीं मिल पाया। आज़ादी के 75 साल, ये अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो गए, 60 साल उनने इस देश में राज किया। क्या शुद्ध पानी, अपन मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं कर सकते? और करना नहीं चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने विचार करके जल जीवन मिशन से पूरा तय कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान के एक एक घर में ये कोई भेदभाव नहीं होगा कि कौन से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कौन से में भाजपा की है, कौन से में दूसरी है। बिल्कुल भेदभाव नहीं होगा। सभी प्रदेशों में कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होगा। सबको शुद्ध पीने का पानी पिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये माननीय मोदी जी ने किया। गरीब लोगों के लिए मकान बनाने का काम उन्होंने किया। उन्होंने गैस के चूल्हे कनेक्शन हर गरीब परिवार को, कोई समाज का भेदभाव नहीं, घर में गैस के चूल्हे का प्रबंध किया। इतने सारे प्रबंध आपने गिना है, निश्चित रूप से अच्छी योजनाएं रही है। आयुष्मान कार्ड का मैं याद दिलाऊं, 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड जिसका कार्ड बन गया। भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सवाल कहीं उठते हैं और निश्चित रूप से समय के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। अब सवाल एक ये भी है कि जमीन पे रोजगार नहीं है, उसके लिए कोई विशेष? आपको पता है कि 1 लाख नौकरियां यहाँ पर माननीय मध्य प्रदेश की सरकार ने भी 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रबंध किया। और स्टाई फंड के हिसाब से भी अभी व्यवस्था की है कि जो पढ़े लिखे बच्चे जिनने ट्रेनिंग ले रखी है, जो ITI कर रखा है, उन लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे और उसको मासिक वेतन भी देंगे, उसके लिए सहायता राशि भी देंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार इस तरफ बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने भी ठेला चलाने वाले, गुमटी लगाने वाले, इन लोगों के लिए लोन का प्रबंध किया। तो वो बेचारे पांव पर खड़े हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारा प्रबंध, ऐसा नहीं है कि रोजगार की चिंता नहीं कर रहे हैं, रोजगार के अवसर लगातार उपलब्ध करवा रही है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी। मध्य प्रदेश में खासकर देखा जाए तो कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार बीजेपी की सक्रिय, उसके बाद लाडली बहना योजना में 1000 रुपये नकद देने की बात मुख्यमंत्री ने कही। उसके बाद कमलनाथ ने कही हम 1500 देंगे। उन्होंने जब गैस की टंकी का 450 का बोला तो मुख्यमंत्री ने टंकी सस्ती कर दी, 450 में कर दी। तो ये किस तरह से देख रहे हैं आप? खाली योजनाओं का लालीपाप नहीं हो रहा है कि जनता को सीधा लाभ पहुंचा दें? और चुनाव इसको चुनाव की दृष्टि से जो कांग्रेस कह रही है, चुनाव की दृष्टि से नहीं है, संवेदना होती है बहनों के प्रति कि भाई ये विचार करो कि एक परिवार में कोई महिला है, उसके खाते में कुछ राशि जमा हो जाए, वो अपने पांव पर खड़ी रहे कि वो उनको घर वालों की तरफ देखना नहीं पड़े। बच्चों के लिए कुछ लाना है, कपड़े लाना है, उनके लिए कोई पुस्तकें लाना है, कोई मिठाई लाना है, बच्चों को खिलौने लाना है। महिलाओं का रहता है, माँ से ज्यादा कोई समझता नहीं है। तो वो बहनें अपने खाते में पैसे रहेंगे तो निकाल करके वो बच्चों के साथ खर्च। यही बात कांग्रेस भी उठा रही कि 18 साल से आपकी सरकार थी तो आप ये योजना पहले क्यों करे ना? धीरे धीरे करके मुझे बताओ, योजनाएं तो सब भाजपा की सरकार ने बनाई है, शिवराज जी ने बनाई है। और क्या बुराई है उसमें योजना बनाने में? मुझे बताओ। कांग्रेस ने तो जो कहा वो कभी किया ही नहीं। अब वो उनको कह रहे थे कि हम 1500 देंगे। अरे भाई, तुमने 2 लाख के कर्जे माफ किए ही नहीं। तुम्हारे राहुल गांधी आकर के बोल के गए थे, तब भी तुमने नहीं किए। मुख्यमंत्री बदलने की बात करी थी, तुमने नहीं बदला उस समय। तो कर्जे माफ नहीं किए, तुमने वचन पत्र निकाला। कौन सा वचन पत्र? सबसे पहले तो कांग्रेस इस चुनाव में अगर जा रही है तो वो जनता को वचन पत्र में क्या क्या तुमने पूरा किया वो बता दे। भारतीय जनता पार्टी ने ये सारे काम किए, जो कहा वो किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लाडली बहना के खाते में 1000 रुपये हम जमा करेंगे, कर दिए। फिर 1250 जमा कर दिए। फिर अब धीरे धीरे करके उनको व्यवस्था होगी तो 3000 रुपये तक वो जमा। आपने कर्ज माफी की बात कही कि 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कांग्रेस ने कही थी।
कर्जा माफ नहीं हुआ और कुछ और अन्य इशू को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, बीजेपी की सरकार बनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई वरिष्ठ नेता और विधायक आए थे, अब वो एक एक करके वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। इसका कितना फर्क पड़ा? मुझे नहीं लगता है। देखो, वो कोई इसलिए छोड़ करके नहीं आए, वो इसलिए छोड़ करके आए कि उस वचन पत्र में जो वचन पत्र जो बनाया था इन लोगों ने, उसमें उस समय वो उनके साथ थे और कर्जा माफ करने की बात कही थी, तो वो उन लोगों ने भी गांव-गांव में जाकर के लोगों को कहा था। तो फिर उनने कमलनाथ जी को कहा था कि भाई कमलनाथ जी, अपन ने जो लोगों को कहा वो पूरा करो, नहीं तो लोग हमको बार बार पूछ रहे हैं कि कर्जे का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा भाई कर्जा माफ नहीं कर रहे। तो इसलिए जो वचन पत्र पूरा नहीं करने के कारण कांग्रेस के ये सब नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके साथ में कांग्रेस के तमाम नेता छोड़ करके आए थे। अब उनके साथ जिनको कहीं ना कहीं लगता है कोई स्वार्थ, तो वो जो जा रहे हैं, कोई इक्के दुक्के कोई गए होंगे तो जाइए, उनका अपना निर्णय है पर्सनल। इस बार जो कांग्रेस के नेता हैं, कमलनाथ के लो या जो भी बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इस बार ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार लगभग बन गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, देखते रहे। और क्यों बनाएगी जनता सरकार, क्यों बनाएगी भाई? उनको तो पता है कि इनने कुछ किया ही नहीं। और वो दोनों वरिष्ठ नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता तो 10 साल तक यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में रहे, जिनने क्या किया? सड़कें बिल्कुल नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे थे पूरे मध्य प्रदेश में, बिजली 1 घंटा में मिलती थी, विकास कुछ हुआ नहीं, कुछ भी काम उस समय 10 साल में सरकार में कुछ नहीं हुए। और एक नेता जो 15 महीने मुख्यमंत्री बनकर के बैठे रहे, उनने कहीं, मुझे नहीं लगता विकास की कोई एक ईंट लगाई, कोई एक सीमेंट का कट्टा किसी गली में कहीं सीसी बनाने के लिए लगाया, न कोई डेवलपमेंट किया, न कोई योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री शिवराज जी की योजना को बंद करने का काम जरूर उनने किया, लेकिन कोई किया नहीं। वही नेता मध्य प्रदेश में घूम करके कह रहे हैं कि सरकार बनाओ, मध्य प्रदेश में भारतीय कांग्रेस की सरकार बनाओ। तो जनता समझती है, जनता अभी 23 में जवाब देगी। जिन लोगों ने जमीन पर काम किया, जिस सरकार ने काम किया, जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में काम हुआ, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम हुआ, तो जनता फैसला करेगी। और अब की बार फिर भाजपा सरकार, अपार उत्साह है। मैं जन आशीर्वाद यात्रा में भी लगातार घूमा, जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी को फिर 2023 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बनाएंगे। एक सवाल है कि अल्प वर्षा हो या अति वर्षा, किसान अक्सर मुआवजे के लिए परेशानी होता रहा है और अपने क्षेत्र में इस बार अल्प वर्षा की संभावना थी, उसके बाद अति वर्षा भी हो गई। कई किसान, अब पिछले 1 हफ्ते की बात करूं तो दबे जुबानी कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए क्योंकि फसलें खराब हुई है। ऐसा किसानों को कह रहा है। क्या है जमीन पर स्थिति? आप बोला जैसे सोयाबीन की फसल बीच में वर्षा नहीं हुई थी तो सोयाबीन की फसलों को नुकसान हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपको पता होगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर फसलें खराब हुई है तो उसका मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। और सर्वे भी उनने कराया। अब प्राकृतिक प्रकोप कब आ जाए, कब अतिवर्षा हो जाए, कब पानी नहीं गिरता है, तो समय समय पर सरकार ने पूरी चिंता किसानों की है। हर संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी, पूरी सरकार साथ खड़ी है किसानों के। एक सवाल और है, आप सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। चर्चा ये भी चल रही है राजनीतिक हलकों में कि इस बार 50% विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? जो माहौल दिख रहा है कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी भी, 18 साल की सरकार है, तो क्या ऐसी संभावना माने कि नए चेहरे या युवाओं को मौका देगी बीजेपी? इसकी प्रक्रिया या इसका जो तय करने का है वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व सभी विषय ध्यान में रख करके निर्णय करता है, ये उनका विषय है। एक अंतिम सवाल है, आपका समय, कि मल्हारगढ़ विधानसभा में हम पिछले 3 चुनाव से देख रहे हैं कि आपकी जीत का परसेंटेज लगभग दुगना होता जाता है। पहला चुनाव 2008 में लगभग आपने 3600-3800 वोटों से जीता था, फिर 6800, और 2018 का चुनाव आपने लगभग 12000 वोटों से जीता था। जबकि पिछली बार किसान आंदोलन भी वहाँ पर हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि उसी मुद्दे पर पूरे प्रदेश का चुनाव हुआ था, लेकिन उस सीट पर अक्सर आपकी जीत का परसेंटेज बढ़ता जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे वहाँ की जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद। मैं लगातार उन लोगों के बीच में रहता हूँ,
उनके दुख में सुख में मैं जाकर के खड़ा होता हूँ और लोग ये जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। और किसान आंदोलन, मुझे नहीं लगता उसका नाम जरूर किसान आंदोलन दिया, लेकिन किसान उसमें नहीं थे, उसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा था और वो प्लानिंग से सारा काम किया हुआ था। इसीलिए आप देखें कि पूरे उस किसान आंदोलन को जो उन्होंने रूप दिया किसान आंदोलन का, उसके पीछे असामाजिक तत्व थे। जनता ने जवाब दिया। चुनाव में जहाँ पर घटना हुई वहाँ पर भी पोलिंग हम जीते और बढ़कर के जीते। किसान आंदोलन जो इनने एक षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र को लोगों ने सामने ला दिया कि ये षड्यंत्र है, इसमें किसान नहीं, इसमें कांग्रेस के कई नेता। और आपको पता होगा कि अशोक गहलोत के वहाँ रामदेवरा में जाकर के कांग्रेस के नेता, उनने सीना ठोक करके ये कहा, उनको बताने के लिए, उनके नंबर बढ़ाने के लिए, कि वो आंदोलन हमने किया था। इस बात को स्वीकार किया उनने। टिकट प्राप्त करने के लिए उनने कहा कि वो जो आंदोलन किया था वो हमने किया था। तुमने बहुत अच्छा किया भाई, तुमने पूरे पीपलिया मंडी में आग लगा दी, लोगों की दुकानें जला दी, तुमने बड़े बड़े ट्राले हाईवे पर जला दिए, खाक कर दिए, राख कर दिए, जिंदे जल जाते लोग, करोड़ों का नुकसान कर दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि हमने उनसे आग्रह किया, एक एक दुकान पर जाकर के उन्होंने सारे स्थानों को देखा और सहानुभूति से उन्होंने संवेदना व्यक्त करके नियमों को शिथिल करके उन सब लोगों को उन्होंने कहीं 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख इस प्रकार की उन्होंने सहायता की। लेकिन उस समय जो तांडव किया था उसका जवाब उन्होंने चुनाव में दिया लोगों ने। एक अंतिम सवाल तिवाड़ा जी, लोकसभा क्षेत्र में 3 मंत्री हैं, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, पूर्ण बहुमत की है। इस क्षेत्र को एक बड़ा उद्योग लंबे समय से नहीं मिला है, जबकि 2 मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से गए हैं, लक्ष्मीनारायण पांडे जैसे नेता यहाँ रहे हैं। एक बड़े उद्योग की दरकार इस क्षेत्र को लंबे समय से रही, उसके बारे में आपको बिल्कुल, लगता मैं है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा बड़ा उद्योग आए ताकि रोजगार उपलब्ध हो सबको और इस क्षेत्र का विकास हो। हम कोशिश करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे। अब की बार कितनी सीटें जीतने का दावा करते हैं? 150 सीट, उससे ऊपर ही आएगी, लेकिन 150 सीट तो हम जीतेंगे। अक्सर बीजेपी हर चुनाव में 200 पार का नारा देती है, इस बार अब समय समय की बात होती है, लेकिन अभी तो हम 150 सीट जीतेंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और कद्दावर नेता जगदीश देवड़ा, जिन्होंने चुनाव पर अपनी बात रखी, तमाम सवालों के जवाब दिए और सरकार बनाने को लेकर ये पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।